हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के सेशन को कवर करते हुए हम क्या पढ़ रहे थे, बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। और बैंकिंग अवेयरनेस में हमने अब तक पढ़ा था क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सीआरआर और एसएलआर को देखा था, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल हमने दिखाए थे। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो होता है बाजार में इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, इन दोनों को बाजार में मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल होते हैं। दो टाइप के टूल्स हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था, एक तो हमने क्वालिटेटिव टूल्स देखा था और एक हमने देखा था क्वांटिटेटिव, राइट, है ना। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो रहा था, गुणात्मक हो रहा था, राइट, है ना। गुणात्मक टूल्स मतलब उनकी बात हो रही थी कि हमको पैसे की दिशा को कहाँ लेकर जाना है, मतलब जो हम लोन दे रहे हैं उसको हमको किस क्षेत्र में देना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी एक विशेष क्षेत्र की ओर हम अग्रसर हो सके, किसी विशेष क्षेत्र को हम डेवलप कर सके, राइट। उसका फ्लो हमें किस तरफ करना है, मनी का फ्लो। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में सारे ऐसे टूल्स थे जो हमें ये बता रहे थे कि हमें लोन कितना देना है, राइट, कितना देना है, और ये कि किस दिशा में हमको देना है। दो चीज़ें हैं, राइट। ये बताता है कितना देना है, और क्वालिटेटिव हमको ये बताता है कि भाई हमको किस फील्ड में कितना देना है, राइट, है ना। ये चीज़ें थी। अब हमने इसमें दो चीज़ें देख ली थी, जिसमें था एक सीआरआर और एक हमने देखा था एसएलआर, राइट। सीआरआर का मतलब था कैश रिजर्व रेशियो, राइट, कैश रिजर्व रेशियो, जैसा कि हमें नाम से ही पता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और नाम से समझ में आ रहा है कैश रिजर्व रेशियो क्या है। कैश के रूप में आरबीआई, देखो ये चीज़ जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ वो बस इसलिए ताकि आपकी जो लास्ट क्लास है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको। कैश रिजर्व रेशियो क्या करता है कि आरबीआई अपने पास कुछ, आरबीआई जो है, जो अदर बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास कुछ अदर बैंक्स हैं, जो अदर बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करते हैं कैश के फॉर्म में, जो कि क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल होता है। एनडीटीएल मतलब हमने पढ़ा था नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, राइट। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो हमने पढ़ा था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि क्या होती है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो जितना डिपॉजिट आता है और जितना पैसा बाहर जाता है, राइट, जितना आता है और जितना जाता है, दोनों में जो कहना चाहिए घटा के जोड़ के जो भी निकलता है तो वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो उसका कुछ परसेंट वो किसको रखना पड़ता है, बैंकों को रखना पड़ता है, किसके पास, आरबीआई के पास, रिजर्व के रूप में। तो अगर वो कैश के रूप में रिजर्व रखेंगे तो हम इसको कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। और जब बात की जाए एसएलआर की, तो एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब मैं अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करती हूँ तो इसमें छोटी सी एक बात है समझने की। स्टैट्यूटरी मतलब होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिस चीज़ का हम फ्लो बना सकते हैं मार्केट में, राइट। तो उसमें आते हैं कौन, गोल्ड की बात कर लूँ मैं, गोल्ड आएंगे, बॉन्ड आएंगे, और कुछ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब इसमें आती हैं, है ना। डिवेंचर्स वगैरह जो होते हैं वो सारे एसएलआर में आते हैं। तो इसका कुछ परसेंट क्या होता है, एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो है इस रूप में रखना होता है आरबीआई के पास बैंकों को। तो जब आरबीआई बैंकों को इस रूप में रखेंगी कुछ चीज़ें, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई वो इतना पैसा जो है रखना ही होगा। तो ये हमारा कितना था एसएलआर, करंट एसएलआर हमारे पास है 18%, राइट, है ना। तो अब जब हम लोन देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट को हमने इंक्रीज कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। क्या हो रही थी, मनी सप्लाई कम हो रही थी, ये हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, तो अगर इसने 100 करोड़ लिया है, अगर 100 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं रिजर्व है, और अगर मैंने सीआरआर बढ़ा दिया तो इसको अगर पहले 5% देना पड़ रहा था, अब 7% देना पड़ रहा है, राइट, है ना। तो अब कितने, 2 करोड़ ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, राइट। तो अब इसके पास पैसा कम रहेगा मार्केट के लिए, है ना। तो अब जब मार्केट में बांटने के लिए पैसा कम रहेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इतना हमने समझा था, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी का नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है क्या पढ़ने वाले हैं, रेपो रेट,
ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एक होता है एमएसएफ, है ना। तो देखो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे, तीन चीजें साथ में लो, एक हो गया रेपो रेट, ठीक है, एक हो गया बैंक रेट, ठीक है, और एक हो जाता है आपका एमएसएफ, है ना। है ना, ठीक है, क्या हो गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या बोलोगे इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब अगर मैं इन तीनों की बात करती हूं तो इन तीनों ही चीजों में क्या होता है, बैंक क्या है, आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, क्या लेते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों चीज में जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, कुछ क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेसिंग, रेपो इज रिफर्स फॉर रीपर्चेसिंग, रीपर्चेसिंग मतलब कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तुम उसके बदले में हमें कुछ दो, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा कि अब अदर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई जो होता है, देखो हमारे पास पैसे की जरूरत होती है, हम किसके पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बैंक किसके पास जाएंगे, अपने पेरेंट्स के पास, उनका पेरेंट कौन है, आरबीआई, राइट। अब वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा भाई हमको पैसे की जरूरत है, आप हमको लोन दो। तो किसने लोन लिया, किससे लोन लिया, आरबीआई ने दिया। किसको लोन दिया आरबीआई ने, अदर बैंक्स को। बैंक्स की अगर मैं बात करूं, बाई चांस चलो एसबीआई ले लेते हैं, एक बैंक की बात कर लेते हैं। अब एसबीआई ने कहा भाई मुझे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए आपसे। आरबीआई ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम हमें पैसा वापस करोगे, हम कैसे तुम पे भरोसा कर लें कि तुम हमको पैसा दोगे, हाँ, क्या क्या गारंटी है कि तुम हमको पैसा वापस करोगे। तो इनने कहा एक काम करो, इनने कहा, एसबीआई ने कहा एक काम करो, हम आपके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड और हमारे पास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो विदेशी पत्र वगैरह पड़े हुए हैं, या जो भी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी प्रतिभूतियाँ मतलब होती हैं सिक्योरिटीज़, तो जो भी सिक्योरिटीज़ और सर्टिफिकेट वगैरह हैं हमारे पास, इतने के हम आपको दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सिक्योरिटीज़ दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सिक्योरिटीज़ दे देते हैं, ठीक है, इतने के हम आपको दे देते हैं सिक्योरिटीज़, आप हमको कैश दे दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कैश तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन भाई हम इस पर इंटरेस्ट लेंगे, मतलब हम ब्याज लेंगे। क्या, हम ब्याज लेंगे और ब्याज पर ही देंगे। तो आरबीआई ने क्या दिया, क्या लगाया, इंटरेस्ट लगाया। क्या लगाया, इंटरेस्ट लगाया। अभी कितना है, 5.50%। कितना है, 5.50। अब देखो आरबीआई ने पैसा दिया एसबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, ठीक है। तो ये रेट क्या कहलाया, ये जो रिसेंट रेट क्या कहलाया, ये कहलाया रेपो रेट, ठीक है। अब इस पे पैसा कैसे मार्केट में काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, देखो अभी कितना है 5.50, कितना दिया 100 करोड़, तो वापस कितना करना पड़ेगा भाई, लगाओ कितना करना पड़ेगा, 105 करना पड़ेगा इतना वापस, राइट। और अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करके बाई चांस चलो मैंने 10 कर दिया, तो क्या होगा, कितने देना पड़ेगा अब, राइट, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ा दिया, अब बैंकों को ज़्यादा देना पड़ेगा आरबीआई को पैसा। आरबीआई क्या है, बैंक, आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंकों को, ठीक है। अब बैंक जब आरबीआई को ज़्यादा पैसा देंगे तो उनके पास कस्टमर्स के लिए पैसा होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, कम पैसा होगा। तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देंगे। अब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मैं या तुम जो बैंक के कस्टमर हैं, क्या वो जो है ज़्यादा लोन लेंगे, नहीं लेंगे। इससे मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इससे मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो और अगर इसी को मैंने उल्टा कर दिया, इसी को मैंने कम कर दिया, अगर मैंने इसको कम कर दिया तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मौद्रिक नीति काम कर गई मार्केट में, राइट। एक टूल ये काम कर गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है बैंक रेट। और एक चीज, रेपो रेट कितने दिन के लिए देगा भाई, कितने दिन के लिए, कोई तो भाई इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो समय सीमा रहेगी, आपकी टाइमलाइन जो आपको दी जाएगी वो रहेगी 90 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 90 डेज, फॉर 90 डेज। कितने दिन रहेंगे, 90 डेज रहेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैंक रेट, तो देखो बैंक रेट पर एक चीज तो ये है कि लोन आपको मिलेगा,
बिल्कुल बैंकों को भी मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी मिलेगा, लेकिन रेपो रेट पर लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलता है। ये डिफरेंस होता है बैंक रेट और रेपो रेट में, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट में एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि रेपो रेट पर लोन लेने के लिए बैंक ही जो होते हैं राइट, बैंकों के पास राइट होता है, लेकिन बैंक रेट से पैसा लेने के लिए एनबीएफसीज भी ले सकती हैं, एआईएफआईज भी पैसा ले सकते हैं, वो किस पर लेंगे, बैंक रेट पर लेंगे, ठीक है। अब आप चलो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा या फिर किसी बैंक ने कहा कि हमको पैसे की ज़रूरत है, तो सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। आरबीआई बैंक को क्या देगा, चलो ठीक है लोन दे दिया, कोई एनबीएफसी है, ठीक है। अब जब मैं बात करूं बैंक रेट की, तो हमारे पास कोई एनबीएफसी है, देखना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक एनबीएफसी है, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, किसको लोन दिया, किसी एनबीएफसी को लोन दिया, ठीक है। किसको लोन दिया, एनबीएफसी को, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, या आप कह सकते हैं किसी बैंक को लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दिया, अब इनने कहा चलो ठीक है दे तो दे रहे हैं, लेकिन आपको वापस करना होगा और इस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है कितना इंटरेस्ट लगाओगे, उन्होंने कहा चलो जो भी इंटरेस्ट रेट है आज का, रिसेंट का इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो क्या है, बैंक रेट उतना दे दिया है ना, उतना इंटरेस्ट दे दिया। तो जो भी इंटरेस्ट दिया अभी कितना है, 6.5 है आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 6.5% है, ठीक है। तो अभी रिसेंट शायद ये है, तो इस रेट पर बात हो रही है, तो ये रेट क्या कहलाया, बैंक रेट कहलाया, भाई इस रेट पर हम आपको लोन दे रहे हैं। पर जो मेन डिफरेंस है वो एक डिफरेंस और है, आप कहें कि आरबीआई जो है इनको लोन देगा, लेकिन ये 90 दिन से ज़्यादा का रहेगा। अगर बैंक को 90 दिन से 1 साल के बीच का लोन चाहिए, टाइमलाइन क्या रहेगी इसकी, 90 दिन से 1 साल। और हमेशा याद रखना, जो भी लोन का जो ईयर होता है वो 364 डेज में काउंट होता है। कारण क्या होता है कि 365 डेज के बाद जो है मैच्योर हो जाता है हमारा जो लोन होता है, मैच्योरिटी ईयर हो जाता है, और उसके बाद 366 अगर हम, अब देखो अगर 365 दिन की बात हम करेंगे तो हमको वापसी में पैसा कब मिलेगा, 366वें दिन मिलेगा। और अगर हमको 366वें दिन पैसा वापस मिलेगा तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई हम रूल को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। कौन से फाइनेंशियल ईयर के हम रूल को ब्रेक कर रहे हैं, 366 दिन नहीं, 1 साल मतलब 365 दिन। हमने लोन लिया 365 दिन के लिए, हम वापस करेंगे 366वें दिन, राइट। तो इससे रूल ब्रेक होगा। तो बेसिक सी चीज़ है कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम कितना लेते हैं, 364 दिन, राइट। ईयर के टाइम कितना लेते हैं, 364 दिन, ठीक है, ओके, है ना। अब ये क्या हो गया, बैंक रेट। अगर हमको 90 दिन से ज़्यादा का लोन चाहिए तो हमें बैंक रेट पर लेना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमएसएफ। क्या है एमएसएफ, एक ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है, तो देखो अब अगर हमें बैंक को रातों रात पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है भाई, आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे, राइट। आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप किसके पास जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर अचानक पैसे की ज़रूरत है, ऑब्वियसली आप बैंक के पास नहीं जाओगे, अपने किसी दोस्त के पास नहीं जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास ही जाओगे। तो आप किसके पास जाओगे, आरबीआई के पास। आपको मार्केट में कैश फ्लो बनाए रखने के लिए भाई रातों रात के लिए, एक रात के लिए या एक दिन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। कितने दिन के लिए, 24 घंटे से 48 घंटे आप कह सकते हो। कितना, 24 से 48 घंटे के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप एमएसएफ पर लोन उठाओगे। किससे उठाओगे, आरबीआई से। भाई इसने कहा चलो हम दे तो देंगे तुमको, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि तुम जो हो रेपो रेट पर हमसे लोन ले चुके हो, अब तुमको और पैसे की ज़रूरत पड़ रही। चलो तुमने हमसे लोन लिया, हम मानते हैं तुमको रातों रात अचानक में ज़रूरत है। अब इस चीज़ का फ़ायदा तो आरबीआई भी उठाएगा। तो वो क्या बोलेगा, भाई रेपो रेट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा तुमको इंटरेस्ट। तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रेपो रेट से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इन चीज़ों में ये डिफरेंस हो, इन तीनों में ये डिफरेंस है, रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये चीज़ें ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। एक दिन के लिए लोन लेना चाहिए है, एमएसएफ पर चले जाओ, मिल जाएगा। सेकंड है भाई 90 दिन के लिए चाहिए, रेपो रेट पर मिल जाएगा। भाई 90 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए, बैंक रेट पर मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और है भाई, बैंक रेट पर आपको लोन कहाँ मिल जाएगा,
सिर्फ बैंक को ही नहीं मिलेगा बल्कि एनबीएफसी को भी मिलेगा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी मिलेगा। बट अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट में जो भी लोन मिलेगा वो सिर्फ बैंक को ही मिलेगा। एमएसएफ पर लोन लेने का अधिकार बैंक को ही है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें जो है किस में आती हैं, बैंक के अधिकार में आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलेंगे हम इसको, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट, अब जैसा कि इसमें भी रेपो लिखा है, रीपर्चेसिंग की बात हो रही है। रीपर्चेसिंग मतलब हम इसमें कुछ बदले में देंगे, ठीक है। अब ये रिवर्स है, रिवर्स मतलब आरबीआई पैसा लेगा। यहाँ पर देखो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपने क्या किया, अब बैंक के पास अगर मनी ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगा, मार्केट में डालेगा, ठीक है। मान के चलो एसबीआई है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये पैसा कहाँ डालेगा, मार्केट में डालेगा। और जितना ज़्यादा पैसा ये मार्केट में डालेगा उतने ज़्यादा क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट में पैसा जितना होगा उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, राइट। इन्फ्लेशन होगा, तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बीच में आता है। कौन बीच में आता है, आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है तो तुम हमको दे दो, है ना, तुम हमको दे दो अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है। तो एसबीआई कहता है क्यों दूं, मैं आरबीआई को पैसा क्यों दूं। तो आरबीआई उसको 3 रीजन बहुत अच्छे देता है। क्या, पहला रीजन तो ये देता है कि बेटा देखो इन फ्यूचर मैं ही तुम्हारा माई बाप हूँ। मतलब क्या कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें करंट में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं ही दूंगा, तो मेरे साथ ज्यादा खेल नहीं खेलना, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि अगर तुम पैसा देते हो और एनपीए बढ़ जाता है या एनपीए आ जाता है, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं कि भाई नॉन परफॉर्मिंग असेट, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं भाई, एनपीए अगर बढ़ जाता है मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब ऐसा पैसा जो आपने दिया तो है अपने कस्टमर्स को पर आपके कस्टमर्स ने आपको वापस नहीं दिया, ठीक है। ऐसा लोन जो आपने कस्टमर्स को दिया है पर वो अब तक आपके पास वापस नहीं आया, यानी कि पैसा डूब गया है मार्केट में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट। लाइक नीरव मोदी टाइप के जो लोग हैं ना, राइट, है ना, जिन्होंने पैसा लेकर चले गए बट वापस नहीं आए। अगर ऐसा कुछ हो गया तुम क्या गारंटी कि तुम्हारा कस्टमर ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ, तुम तो लुट जाओगे ना। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं आरबीआई की बात, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात मान लेते हैं, हम तुमको मनी देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। हमने कितने दे दिए, हमारे पास 100 करोड़ ज़्यादा है, हम तुम रख लो, तुम अपने अपने हिसाब से इसको लगाते रहना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तीसरी चीज और क्या कहा आरबीआई ने, एक चीज और कहा कि भाई देखो 2 रीजन तो दे दिए, तीसरा रीजन ये है कि तुम मुझे जो पैसा दे रहे हो उस पर मैं ब्याज दूंगा। क्या दूंगा तुमको, ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अगर मैं तुमको दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा पैसा बढ़ के तुमको मिलेगा, ठीक है। तो जब आरबीआई और एसबीआई के बीच में ऐसा कुछ होता है, क्या करेगा इसमें, इसमें अदर बैंक्स, कौन अदर बैंक्स, एसबीआई किसको पैसे देगा, आरबीआई को पैसे देगा, ठीक है। जितना उसके पास होगा उस हिसाब से वो पैसा देगा और आरबीआई उसके बदले इनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, ब्याज देगा। अभी कितना है, 3.35% है, ठीक है। अब एसबीआई ने आरबीआई को कितने रुपए दिए, 100 करोड़ दिए। कितने दिए, 100 करोड़। आरबीआई ने कितने वापस करेगा, 103 वापस करेगा इंटरेस्ट लगा के, राइट, वापस करेगा इतने, है ना, बात ठीक है ना, ओके, ठीक है, इतने पैसे वापस करेगा तो सिक्योर हो गया पैसा, है ना। इसलिए बैंक भी क्या है, मान जाते हैं और रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं और पैसा देते हैं, ओके, है ना। ये तो हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब नेक्स्ट आता है क्या, आपके पास देखने को मिलेगा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या आता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें आरबीआई ही जारी करता है, ठीक है। ओपन मार्केट मतलब ये सभी के लिए है, ओपन मार्केट लिखा हुआ है मतलब ये सभी के लिए आपको देखने को मिलेंगे। देखो रेपो रेट हमने देखा, रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 5.50। रिवर्स रेपो रेट हमने देखा कि भाई आरबीआई क्या करेगा, एससीबी से धन उधार लेगा या एससीबी अपनी अतिरिक्त राशि को आरबीआई के पास कुछ समय के लिए रखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट रखेगा, क्योंकि रेपो है, रेपो मतलब रिपर्चेस। और एक बात कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, क्या, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों चीज़ों को एलएएफ कहा जाता है। एलएएफ मतलब
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्या कहेंगे? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर शब्द आ जाता है LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो नाम इन दोनों का ही आएगा, ये दोनों ही उसके पार्ट हैं, किसके? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने रिवर्स रेपो रेट देखा, रेपो रेट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? देखो OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बैंक रेट हमने देख लिया है ना, MSF हमने देख लिया है, इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना अलग से, ठीक है। अब मैं बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए RBI जो है वो कैश फ्लो को मेंटेन करता है मार्केट में। जैसे कुछ समय के लिए मार्केट में पैसा नहीं है, कैश फ्लो को मेंटेन करना है, या पैसा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करेगा? एक टूल का यूज़ करता है जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं होगा, ओपन मार्केट का मतलब क्या हो गया? कई भाई ये सभी के लिए, जिसको इंटरेस्ट है वो ये काम कर सकता है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा RBI? एक काम करेगा वो, देखना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी, कौन जारी करेगा? RBI जारी करेगा। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जारी करेगा, ठीक है। अच्छा, पैसे की जरूरत RBI को नहीं होती है, गवर्नमेंट इंडिया को होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है। किसको होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को पैसे की जरूरत है, RBI को पैसे की जरूरत नहीं। RBI जो है पैसे किसके लिए, किसकी तरफ से काम करता है? यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करता है। अब भारत सरकार को पैसे की जरूरत है, वो किससे बोलेगी जाके? भाई RBI से, कि तुम पैसे का इंतजाम करो। RBI क्या करेगा कि भाई चलो ठीक है, कुछ ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने टी बिल्स वगैरह के बारे में सुना होगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, कुछ बॉन्ड वगैरह जो गवर्नमेंट जारी करती है, ठीक, राइट। जिन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? स्टेटरी चीज़ें बोलते हैं, राइट। जिन चीज़ों को हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो कैश नहीं होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम इनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंसान पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि ये जो होती हैं पूरी तरह से सिक्योर होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार इनको जारी करती है, राइट। भारत सरकार इनको जारी करती है, इसलिए पूरी तरीके से क्या होती हैं? सिक्योर्ड होती हैं, और इसलिए इसमें पैसा लगाना जो है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसमें पैसे लगाने में, ठीक है। तो क्या करेगा RBI कि जितने भी बॉन्ड वगैरह उसके पास पड़े होंगे, उन चीज़ों को वो मार्केट में डाल देगा। क्या करेगा? मार्केट में डाल देगा, मतलब या तो खरीद लेगा या तो बेच देगा, ठीक है। अब मान के चलो भाई मार्केट में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट में पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पैसे को हमें क्या करना है? मार्केट से खींचना है, ठीक है। अब मार्केट से हमको पैसा खींचना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि वो अपने बॉन्ड जारी करेगा। क्या जारी करेगा? बॉन्ड जारी करेगा, या फिर आप कह सकते हैं बॉन्ड, या फिर गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियाँ हैं जिनको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिभूतियाँ, इनको जारी करेगा, राइट। जैसे KVS वगैरह होता है, किसान विकास पत्र होता है ना, बचत पत्र जो होता है, ये सब चीज़ें, CD होता है, राइट, ये जारी करता है, राइट। अब RBI ने जारी किया है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो बैंक जारी करता है, RBI नहीं। ट्रेजरी बिल्स जो है वो RBI जारी करता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें जारी करता है ना, टी बिल्स कह सकते हैं आप। तो अब मार्केट में ये चीज़ें वो मार्केट में लेकर आएगा, किस में? मार्केट में। अब मार्केट में जब ये चीज़ें आएंगी तो बैंक भी इसको खरीदेंगे, लोग भी इसको खरीदेंगे, ठीक है। लोग से मतलब नॉर्मल लोगों से नहीं है, हम और आप नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या खरीदा? बिल, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ खरीदी, तो खरीदेंगी तो इनको पैसा देंगी ना, ठीक है। खरीदेगा तो क्या मिलेगा RBI को? मनी। बैंक अपना पैसा देके इनको खरीदेगा ना, राइट। तो इससे क्या होगा? मनी जो है वो किसके पास आ जाएगी? RBI के पास आ जाएगी। और जो कह सकते हैं बॉन्ड वगैरह है वो बैंक ने खरीद लिया। अब क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? देखो टी बिल्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉफिट होता है इनमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं चूंकि, इसलिए लोग इनको खरीदते हैं। बट अगर मैं बात करूं बैंक क्यों खरीदेगा, तो बैंक इसलिए खरीदेगा क्योंकि बैंक को अपना SLR मेंटेन करना है। क्या करना है? SLR मेंटेन करना है, राइट। SLR कितना है? 18%। 18%। और बैंक को SLR मेंटेन करके रखने के लिए, 18% तक SLR मेंटेन रखने के लिए बैंकों को किसकी ज़रूरत है? इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, एक्सेस में पैसा है, तो बैंक क्या करेंगे? मार्केट में जो भी RBI ये सब चीज़ें लाएगा, इन चीज़ों को उठाकर कहाँ दे देगा? कहाँ देगा?
अब सॉरी इन चीज़ों को उठाकर मार्केट में डाल देगा और मार्केट से ये चीज़ें खरीद लेगा। अब इसी के अपोजिट अगर बात आ जाए कि मनी सप्लाई कम है, ये तो मनी सप्लाई ज़्यादा में हो गया, ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा में हो गया, इसने मार्केट में डाल दिया, मनी आ गई। बट अब मनी सप्लाई कम है मार्केट में, मतलब मार्केट में पैसा कम है, मतलब हमको मार्केट में पैसा डालना है। तो आरबीआई क्या करता है, ऑक्शन करता है। क्या करता है, ऑक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नीलामी, है ना। आरबीआई क्या करेगा, नीलामी करेगा, सॉरी इसमें ऑक्शन करेगा, ठीक है। अब आरबीआई इसमें ऑक्शन नहीं करेगा, सॉरी हाँ, ठीक है। मनी सप्लाई जो है वो कम रहेगी तो मार्केट में इन चीजों का क्या होगा, इन चीजों को आरबीआई परचेस करेगा। अभी क्या कर रहा था, बेच रहा था, ताकि आरबीआई के पास पैसा मार्केट से आरबीआई के पास आ जाए। बट अब क्या करना है आरबीआई को, आरबीआई को अब मार्केट में पैसा डालना है, तो वो क्या करेगा कि इन चीजों को परचेस कर लेगा, क्या करेगा, खरीद लेगा बैंकों से, ठीक है, और कैश मार्केट में डालेगा या बैंकों के पास कैश डालेगा। तो इससे क्या हो गया, क्या करेगा, इसको परचेस करेगा, ठीक है। अब अगर वो उसको परचेस करेगा तो पैसा देंगे, पैसा देकर ही तो खरीदेगा ना। और अगर आरबीआई ने पैसा दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब कि मार्केट जो है वो बूम करेगा, मतलब मार्केट में मनी फ्लो जो है क्या हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। बात हो गई, ये किस चीज की बात हो गई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि सभी के लिए ओपन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यही चीज है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। देखो आरबीआई द्वारा अल्पकालिक मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और किसको कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा और परचेस करेगा, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वहीं अगर मैं बात करूं एमएसएस, मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम, तो मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम जो है ये आई थी 2004 में। कब आई थी, 2004 में। इसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बनाना है तो आरबीआई जो करता है वो व्यवस्था में सरकारी प्रतिकृतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करता है। तो बस वही चीज है, जो इसमें खरीदता और बेचता दोनों काम करता है। बट सिर्फ अगर खरीद रहा है मतलब प्रतिकृतियों को बेच रहा है, सॉरी सिर्फ बेच रहा है, मतलब इसमें क्या करेगा, ऑक्शन करेगा, ऑक्शन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, नीलामी करेगा कि नहीं, नीलामी करेगा तभी तो बेचेगा ना कि भाई फलानी चीज इतने की है। तो अगर जब ऑक्शन की बात आती है तो वो इसमें आती है, किसमें, एमएसएस में, ठीक है। एमएसएस में आरबीआई अपनी पास की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो भी प्रतिभूतियां उसके पास हैं, उन चीज़ों को ऑक्शन करेगा। भाई इतने की नीलामी, इतने की बोली लगी, भाई इतनी ये चीज़ खरीद ली, अब मार्केट में क्या किया, मार्केट से पैसा वापस लिया उसने, राइट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म रेपो। जो देखो टर्म रेपो कुछ नहीं होता है, ये बैंक टू बैंक होता है। क्या होता है, बैंक टू बैंक। इसमें देखो ये आया था 2013 में, है ना। अब अगर बैंक से बैंक को पैसा लेना है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जिसको हम आपके पास पैसा नहीं है, आप पिताजी के पास गए, पिताजी ने आपको एक लिमिट में पैसा दिया, उसके बाद नहीं दिया, आपको और ज्यादा की जरूरत है, तो आप किसके पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, राइट। दोस्तों के पास जाएंगे तो आरबीआई किसके अब अदर बैंक, मान के चलो एसबीआई है, एसबीआई को पैसे की जरूरत है, वो आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने उसको पैसा दे दिया, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो पाया, मतलब उसको और ज्यादा चाहिए। तो अब एसबीआई के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके फ्रेंड्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, है ना, या एचडीएफसी बैंक, है ना, या एक्सिस बैंक, है ना। तो इनके पास जाएगा वो, और इन बैंकों से ये बोलेगा कि भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो ये बोलेंगे ठीक है तुमको हम पैसा देते हैं, उसी को बोलते हैं हम टर्म रेपो, जिस इंटरेस्ट पर ये चीज़ होती है, जिस इंटरेस्ट पर बैंक पैसा देते हैं, ठीक है। और ये होता है 7, 14 या 20 दिन के लिए, अपने अपने हिसाब से ये डिसाइड होता है, 7 दिन हो सकता है, 14 दिन हो सकता है, या 20 दिन हो सकता है, ठीक है, ओके, है ना। ये होता है टर्म रेपो। बैंक रेट हम पढ़ चुके हैं, क्या है बैंक रेट, रिसेंट में देखो 5.75 है, 6.5 नहीं है, 5.75 कर लेना उसको, ओके, है ना। रिसेंट में जो बैंक रेट है वो हमारा 5.75 है, ओके, है ना। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट हमने पढ़ा भाई क्या होता है, एक चीज और, 31 से 365 दिन, देखो
90 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए है तो किसके पास जाना है? बैंक रेट के पास। क्यों? क्योंकि ये 1 साल तक का हमें देगा। फिर अगर हमें 90 दिन के लिए चाहिए है तो हम किसके पास जाएंगे? रेपो रेट वाले के पास। अगर हमको 1 रात के लिए तो हम किसके पास जाएंगे? MSF के पास। ठीक है, MSF के जरिए लोन लेंगे। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इतना तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारे पास पैसा आया। ये सारे हमने क्या पढ़े? क्वांटिटेटिव टूल्स, मतलब मार्केट में हमको कितना पैसा डालना है, मार्केट से हमको कितना पैसा निकालना है। बट जब बात आती है क्वालिटेटिव की, मतलब किस दिशा में हमको पैसा डालना है, किस दिशा में हमको पैसा लगवाना है। अगर हमको किसी विशेष एक सेक्टर की हम बात करें, स्पेसिफिकली एक सेक्टर की बात करते हैं, हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा अमाउंट देना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड जो हो वो डेवलप हो, तो हम इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम इस चीज़ को बैंक के ज़रिए कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इसमें होता है पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती क्या है? तो देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सी चीज़ लिखी है जो शायद यहाँ बहुत कम लोगों को समझ आएगी। इसका अर्थ वास्तव में दिए गए मूल्य के अंतर से है। मतलब ये चीज़ है कि किसी विशेष क्षेत्र में, इस चीज़ को छोड़ो, नीचे पढ़ो, कि किसी विशेष क्षेत्र में कर्ज प्रवाह का नियंत्रण जो है उस क्षेत्र में अधिक मार्जिन लगाया जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है कि जिस क्षेत्र में हम ज़्यादा हम चाहते हैं कि लोन मिले, उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे? मार्जिन को कम करेंगे। और जिस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि लोन हमको कम देना है, नियंत्रण करना है, तो उस क्षेत्र में हम ज़्यादा मार्जिन लगाएंगे। मेन चीज़ यही है। अब इस चीज़ को छोड़ देना है ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों के समझ में आने वाली है। यहाँ देखो क्या हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, देखो RBI है। ठीक है, RBI से लोन लेते हैं कौन? बाकी के सारे बैंक। बाकी के सारे बैंक में मैंने एक एग्जांपल लिया SBI का। ठीक है, अब मैंने SBI का एग्जांपल लिया है, SBI ने कुछ पैसे लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो मान के चलो 10 करोड़ रुपए इनको लोन देना है। क्या देना है? 10 करोड़ रुपए इनको लोन देना है। RBI ने कह दिया है इससे ज़्यादा का तुम नहीं दोगे। ठीक है, अब इनने कहा ठीक है चलो, अब क्या करें? अब कोई एग्रीकल्चर वाला आया और एक आया ऑटोमोबाइल वाला। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आपको किसी एक फील्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब एग्रीकल्चर पे। इनने कहा चलो 10% मार्जिन, और यहाँ कह दिया 20% मार्जिन। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि बताओ मेरे को, 100 में से 10 गए तो कितने बच रहे हैं? 90 मतलब 9 करोड़ रुपए। 10 करोड़ का चाहिए है, ये कहेंगे भाई मार्जिन लगाएंगे 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे अगर हम मार्जिन लगाते हैं तो। ठीक है, अब उनने कहा चलो ठीक है 9 करोड़, लेकिन हम इसके बदले आपके पास कुछ रखेंगे। मतलब ये कहना है कि भाई RBI कह रहा है SBI से कि तुम लोन दोगे और वो तुम्हारे पास 10 करोड़ की भी अगर सिक्योरिटीज़ रख के जाते हैं, गारंटी जिसको हम कहते हैं। नहीं, कभी कभी हम खेत की बही रख के या फिर हमारे पास जो ज़मीन होती है उसका बही रख के हम लोन उठा लेते हैं, राइट। तो इन ऐसी चीज़ें रख के भी अगर कोई आपसे लोन ले रहा है, घर गिरवी रख के लोन ले लिया, तो अगर 10 करोड़ को उसको लोन चाहिए और वो 10 ही करोड़ की चीज़ भी रख रहा है गिरवी, तो भी आप उसको 9 करोड़ का ही लोन देंगे, इससे ज़्यादा का लोन नहीं देंगे। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जो है कितना 10% का मार्जिन हमको लगाना है, किसी भी हाल में इस फील्ड में हमको इससे ज़्यादा का लोन नहीं देना है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर लूँ ऑटोमोबाइल की, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे लोग लोन देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लोन देने के लिए तैयार होते हैं, तो RBI क्या करता है अक्सर कि चलो भाई ऐसे जो भी सेक्टर जहां मनी फ्लो ज़्यादा हो रहा है, जहां ज़्यादा लोन मिल रहा है, तो इस फील्ड में क्या करेगा कि मार्जिन को ज़्यादा कर देगा। मैंने 20 से कहा है 30 से 40 भी कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि 10 करोड़ का अगर कोई व्यक्ति लोन लेने आया है और वो 10 करोड़ की सिक्योरिटीज़ भी रख देता है, गारंटीज़ भी रख देता है, तो लोन उसको कितने का मिलेगा? अगर मैं 20 घटाऊंगी तो 8 करोड़ का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 8 करोड़ का मिलेगा, है ना, 20% मार्जिन के साथ। ठीक है, ओके। ऐसे में क्या हुआ, अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, लोग ज़्यादातर कहाँ जाएंगे?
एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे। ऐसे ही उसने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, लोन का जो फ्लो है, उसकी जो दिशा है कि भाई किस फील्ड में देना है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव टूल हो गया। ठीक है, इसलिए ये किस में आ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्वालिटेटिव टूल्स में, क्योंकि यहाँ मार्जिन लगा के आरबीआई ने क्या किया भाई, उसके डायरेक्शन को बदल दिया। ठीक है, कि लोन देना तो है लेकिन किस फील्ड में देना है। ठीक है, मैटर ये करता है कि हमें किस फील्ड में देना है। ठीक है, तो यहाँ ये होता है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टूल हमें देखने को मिलता है, देखो वही चीज लिखी है, उपभोक्ता प्रचरण विनियम, या आप कह सकते हैं कस्टमर लोन रेगुलेशन। ठीक है, कस्टमर रेगुलेशन जो है, इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको लोन तो दिया जाएगा, क्या लोन तो दिया जाएगा, लेकिन जो डाउन पेमेंट होती है आपकी, उसको बढ़ा दिया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किस्त जो होती हैं, किस्तों की संख्या कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि भाई देखो, आप गए कोई कार लेने, ठीक है, आप गए कार लेने, ठीक है, कार लेने गए भाई, 10 लाख की कार है, चलो ठीक है। उसने कहा भाई 15% का जो है हम कर देते हैं, तो कितना कह सकते हो आप, इतना है ना। अगर 15% की मैं बात करूं तो 15% के साथ आ जाएगा 1.5 लाख। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसमें से इतना हम क्या कर देंगे, इतना हम दे देते हैं, कितना डाउन पेमेंट, इतना हम कर देते हैं, कितना 1.5 लाख तक का, बाकी का हम फाइनेंस कर देंगे। कितने का, कितना बच गया 8.5 लाख, कितना बच गया 8.5 लाख। अब 8.5 लाख जो बच गया है, उसने कहा कि भाई इसकी पेमेंट किससे करवाएंगे, बैंक से करवाएंगे, ईएमआई के साथ करवाएंगे। ठीक है ना, इतने का लोन लेके हम इसकी पेमेंट करवाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 8.5 जो है वो आप बाद में दे देना, अभी कितना दे दो, 1.5 लाख दे दो। ठीक है, अब अगर ये डाउन पेमेंट बढ़ा दी जाए, क्या ये इन 1.5 लाख रुपए को ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो क्या लोन की दिशा को हम परिवर्तित कर देंगे क्या भाई। इसी चीज को मैंने कर दिया 2 लाख, तो यहाँ 8 लाख जो है वो तो बैंक दे देगा, लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। अब कस्टमर क्या करेगा, अब सोचेगा, क्योंकि उसको 50,000 रुपए ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है। अब जब उसके पास 50,000 ज़्यादा आएंगे, वो जब ही कार लेने आएगा। ठीक है, कब, जब उसके पास 50,000 ज़्यादा आ जाएंगे, वो कार लेने भी तभी आएगा जब वो इन पैसों का इंतज़ाम कर लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने डाउन पेमेंट को इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा ही बैंक करते हैं कि भाई डाउन पेमेंट को इंक्रीज करके या किस्तों की संख्या बढ़ा के, लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन में क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं और बाकी का वो फाइनेंस कर देते हैं। तो ईएमआई पे हम लोग उसको पे करते रहते हैं, राइट, बैंकों को, है ना, वही चीज़ होती है। तो ये होता है एक टूल, ये होता है। ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव टूल में। नेक्स्ट, ठीक है, एक होता है मोरल शासन। मोरल शासन कुछ नहीं होता है, इसमें मोरल जैसा कि क्या लिखा है, मोरल मतलब हो गया मौखिक रूप से आपको दबाव दिया जा रहा है कि आपको लोन भैया इतना ही देना है। क्या, अनुरोध या दबाव के माध्यम से निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करना। क्या, कि भाई बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, या तो अनुरोध करेगा कि भाई बैंक ऐसा काम नहीं करो, कोई रूल तोड़ा है बैंक ने, या ज़्यादा मार्केट में बैंक लोन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आरबीआई बैंकों से बोलेगा कि भाई ऐसा काम मत करो। ये हो जाएगा मोरल शासन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं। रैशन आप समझते हो, महीने में कितना रैशन, इतना ही मिलेगा भैया, 5 किलो ही मिलेगा, 10 किलो ही मिलेगा, 35 किलो ही मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब ऊपर से हमें एक टाइम पर मिलेगा और फिक्स, ठीक है, और इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे क्रेडिट भी तुमको उतना ही मिलेगा। मतलब बैंक जो होते हैं वो, आरबीआई जो होता है बैंकों पर सख्ती बरतता है। किस चीज़ की सख्ती बरतता है कि भाई आपको लोन देना है तो कितना देना है, मात्र इतना ही देना है। आप 10 करोड़ तक का ही लोन दे सकते, उससे ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये ऑर्डर है ऊपर से आरबीआई से। अब जब ऊपर से ऑर्डर है तो बैंक भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसको जुर्माना भी तो देना पड़ेगा ना, है ना, जुर्माना पे करना पड़ेगा। जो रूल्स ऊपर से आए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो वही है कि आरबीआई जो होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की एक सीमा तय करता है, जिससे ऋण देने में एससीबी सख्ती बरतती है। मतलब वही है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को
कम लोन देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोन का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी फील्ड में काम ऐसा कर सकता है भाई, किसी एक सेक्टर को लेगा ना, क्योंकि उसको लोन की दिशा को चेंज करना है ना, सारे सेक्टर के लिए नहीं खोलेगा। किसी एक सेक्टर में उसने कहा तुम इस सेक्टर में सिर्फ इतना ही लोन दोगे, अगर कोई होम लोन ले रहा है तो इतना ही मिलेगा उसको, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी एक चीज़ है, हम किसी फील्ड में जाते हैं तो भाई इतना ही मिलेगा वाली बात आ जाती है इसमें। किसमें? रैशनिंग क्रेडिट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कि भाई इतना ही लोन मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से क्या कर देंगे हम, लोन की दिशा को हम डाइवर्ट कर देंगे कि हमको किस फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट करवाना है, उस फील्ड में ज़्यादा पैसा आवंटित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण। तो कुछ नहीं होता, जैसे एमएसएमई हो गया, हो प्राथमिक क्षेत्र में 3-4 चीज़ें ही आती ना, एमएसएमई अभी अभी जो इनको प्रायोरिटी दी जा रही है। आवास की हम बात करें तो होम लोन्स, और गरीब लोगों आदि को ऋण प्रदान करने के निर्देश। मतलब कि जिस क्षेत्र पे वो चाहते हैं कि ज़्यादा, उनकी प्रायोरिटी किस क्षेत्र को लेकर है, जिस क्षेत्र को लेकर वो प्रायोरिटी बरत रहे हैं, या उनकी वो जिस क्षेत्र को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो प्रायोरिटी दे रहे हैं उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गए भाई क्वालिटेटिव टूल्स। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके हमने टूल्स देख लिए, क्वालिटेटिव टूल्स देख लिए, क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिए, किस तरीके से CRR SLR काम करते हैं। LAF में क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये इन तीनों चीज, रेपो जो भी जहां भी आ जाए वो हो गया एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, किस तरीके से बैंक जो है RBI से लोन लेते हैं और कैसे मार्केट पर इसका असर पड़ता है, और किस तरीके से इसी तरह से मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके RBI जो है मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना, यहाँ तक हमने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा किस चीज़ पर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पर। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो देखो, मनी मार्केट अगर मैं बात करूं और कैपिटल मार्केट, तो ये दोनों ही पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट के। ठीक है, क्या दोनों ही पार्ट किस चीज़ के हैं, फाइनेंशियल मार्केट के। अब इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ, देखो कल के लेक्चर का थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, किसकी, फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करेंगी। दो चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल मार्केट में, एक होता है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। ठीक है, एक होता है मनी मार्केट और सेकंड होता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम बोलते हैं पूंजी बाजार। क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार। अब ये चीज़ें क्या है, इनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जो हो हौच पौच नहीं हो, एक ही लेक्चर में हम सब कंप्लीट कर सके। राइट है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट क्या होता है। मेन चीज़ ये होती है कि भाई मार्केट क्या होता है। तो मार्केट क्या, आप बाजार जाते हो, बाजार तो सभी जाते हैं, आप बाजार जाते हो, बाजार से आप क्या लेकर आते हो, सामान लेकर आते हो, बदले में क्या देकर आते हो, पैसे देकर आते हो। तो मतलब क्या, जहां पर परचेस और सेल, इसका चक्र चलता रहता है। क्या, परचेसिंग और सेलिंग जहां पर होती है वो क्या कहलाती है जगह, वो मार्केट कहलाती है। अब परचेस किन चीज़ की होती है, या तो गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है। राइट, गुड्स और सर्विसेज के अलावा और ऐसा क्या है जो खरीदा और बेचा जा सकता है, कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ किसी ना किसी चीज़ में आएगी। राइट, तो वही चीज़ है कि मार्केट में हमको यही पढ़ना है। अब बात आ रही है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब आ जाता है वित्त। वित्त मतलब हम कर रहे हैं पैसे की बात। किसकी बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। इसमें दो टाइप से मनी होती है, एक हो सकता है मनी मार्केट का, मुद्रा बाजार का, और एक हो सकता है पूंजी बाजार का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज जो भी है
आज हमने क्या देखा, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को आज हमने कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे ये मार्केट को भाई मैनेज करते हैं, किस तरह से मौद्रिक नीति के जरिए आरबीआई जो है मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, और कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, ये हमने क्यों कहा है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी हमने कमेटी भी देखे थे, एमपीसी ध्यान रखना, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जिसके अध्यक्ष थे, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें भी याद रखने की है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज जो भी हमने पढ़ा है वो सभी को क्लियर होगा। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच।